हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन टू द लाइव सेशन। आज का जो लाइव सेशन है वो है हमारा कंटिन्यूएशन जो हम कर रहे थे। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोमॉर्फोजेनेसिस वगैरह पढ़ रहे थे हम। तो इसका आज अनदर एपिसोड है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। आई होप आपको पिछली क्लासेस समझ में आई होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ठीक है, एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप मुझे ठीक से? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वा जी, मुस्कान जी, साइमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का सेशन। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम एजीएल 20 तक आ गए थे, तो इसको मैंने वैसे करवा दिया था, लेकिन यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं ताकि जो हमारे रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं उन्हें भी पता चलता रहे कि हम कहाँ पर हैं। तो एजीएल 20 के बारे में मैंने बात करी थी आपसे। एजीएल 20 एक फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है। ऑलराइट, तो ये बिलोंग करता है एफएमआई फैमिली से। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। और ये एक्टिवेट करता है अनदर जीन को जिसका नाम है लीफी। तो लीफी भी आपका एक एफएमआई है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। तो ए गैमस इसको भी एक्टिवेट करता है। बट इन दोनों में ए गैमस और लीफी के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है AGL20। ठीक है, ये आपका इट इज ए की फ्लोरल एफएमआई। ठीक है, ये की एफएमआई है। की एफएमआई का मतलब है कि ये जो आपका AGL है, ये सारे पाथवों का, जितने भी पाथवे हैं आपके, जो चारों पाथवे मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से थे वो? फोटो पीरियोडिक पाथवे, ऑटोनॉमस पाथवे या वर्नलाइजेशन। ठीक है, एक और है ये भी, सुक्रोज पाथवे, जिब्रेलिन पाथवे। इन सारे पाथवे को कन्वर्ज करता है ये, और एक सिंगल आपका आउटपुट देता है ये। ठीक है, इसलिए ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और AGL20 जो है आपका, इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, और ये बिलोंग करता है आपका मैड्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। अलग अलग फैमिलीज होती हैं, उससे बिलोंग करता है ये। 1 सेकेंड। ओके, तो AGL20, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये इंटीग्रेट करता है, मतलब ये जोड़ देता है सारे सिग्नल और सारे पाथवेज के जो सिग्नल आ रहे हैं, और उनको एक सिंगल यूनिट आउटपुट में बाहर निकालता है। ओके, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? ओके, वेरी 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 सॉरी फॉर दैट। कभी कभार क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है कि लाइट जाती है। इट इज अ वेरी वेरी रेयर, ठीक है, इवेंट, कि कभी कभार लाइट चली जाती है। अदरवाइज 10 में से एक बार ऐसा होता है, 20 में से एक दो बार ऐसा होता है, और वो भी 10 मिनट के लिए होता है बस। ठीक है, खैर शुरू करते हैं। तो हम कहाँ थे? मैं बात कर रहा था आपसे कि आपका जो AGL20 है, AGL20, ये सारे पाथवे के जो सिग्नल आते हैं सबको कन्वर्ज करता है और एक सिंगल आउटपुट बाहर निकालता है ये। ठीक है, ऑल राइट, आगे बात करते हैं। एराबिडोप्सिस जो प्लांट है आपका, एराबिडोप्सिस थैलियाना, इट इज ए LDP। सबको पता होगा ये बात, लॉन्ग डे प्लांट है। और इसके अंदर लगभग 18 आवर्स लगते हैं, लगभग 18 घंटे लगते हैं आपके AGL20 के एक्सप्रेशन को आने में। ठीक है, लॉन्ग डे है ये आपका, 18 घंटे की इसे डे लाइट चाहिए, तब ये आपका बनाता है आपका AGL20। और ये बनता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर। ये इमेज मैंने आपको कल दिखाई थी। दिस इज द 0 आवर, 18 आवर, 42 आवर एंड 5 डेज। तो यू कैन सी हियर, 0 आवर से जब 18 आवर्स पर हम आए तो यू कैन सी पिंक कलर ऑब्जर्व हो रहा है। सो ये आपका रिपोर्टर जीन है जो AGL20 का एक्सप्रेशन दिखा रहा है इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम। 42 आवर्स में और ज्यादा इंक्रीज कर गया है ये। ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज द केस। AGL20 के म्यूटेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, AGL20 जो है आपका, ये जब एक्सप्रेस करेगा तो फ्लावरिंग होगी। ठीक है, फ्लावरिंग करवाएगा ये। बट अगर ये एक्सप्रेस ना करे तो क्या होगा?
फ्लावरिंग नहीं होगी, नो ऐसा नहीं है, फ्लावरिंग होगी बट फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका AGL20 का कोई म्यूटेंट प्लांट है तो उसके अंदर फ्लावरिंग डिले होगी, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। इसका रीजन ये है कि क्योंकि नेचर हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है आपका रिप्रोडक्शन के लिए फॉर द ऑर्गेनिजम्स, और इस केस में AGL20 के अलावा और दूसरे जीन प्रेजेंट होते हैं जो इसके रोल को टेक ओवर कर लेते हैं अगर AGL20 काम ना करे। ठीक है, तो डिले हो जाती है। अगले पाथवे थे हमारे ऑटोनोमस पाथवे एंड वर्नलाइजेशन पाथवे। ऑटोनोमस पाथवे में क्या होता है देखिए, ऑटोनोमस पाथवे होता है बाय द इंटरनल सिग्नल। प्लांट के कुछ अपने इंटरनल सिग्नल होते हैं, ये इसकी वजह से आता है। कौन कौन से सिग्नल? फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से होता है फिक्स नंबर ऑफ लीव्स, या प्लांट की एज, प्लांट किस एज में है। तो ये दोनों फैक्टर जब आपके कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये जनरेट करते हैं एक सिग्नल जो इनहिबिट कर देता है एक जीन को जिसका नाम है FLC। मैंने बताया था FLC नाम का जो जीन है, इट इज ए काइंड ऑफ रिप्रेसर, ये फ्लावरिंग को रिप्रेस करता है। तो आपका जो ऑटोनोमस पाथवे है ये इस FLC को इनहिबिट करेगा। FLC के इनहिबिट होने से क्या होगा, आपका AGL20, ठीक है, और लीफी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि जो FLC नाम का जीन है ये एक इनहिबिटर है AGL20 का और लीफी का। तो अगर आप FLC को रोक दोगे तो AGL20 एक्टिवेट होगा, लीफी एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट करेगा हॉक्स जीन्स को, होम्योटिक जीन्स को, जो बनाएंगे आपका फ्लावर। ठीक है, फ्लावर आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था आपका ऑटोनॉमिक पाथवे। अगला है आपका द वर्नलाइजेशन पाथवे। वर्नलाइजेशन का मतलब है लो टेम्परेचर। तो ये पाथवे होता है बाय द एक्सटर्नल सिग्नल। ऑटोनॉमिक पाथवे है इंटरनल सिग्नल से अंदर के सिग्नल, और वर्नलाइजेशन पाथवे है बाहर के सिग्नल, एक्सटर्नल सिग्नल। और एक्सटर्नल सिग्नल में है यहाँ पे द टेम्परेचर, और वो है आपका लो टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक का। ठीक है, ये रेंज है आपकी। तो अगर प्लांट को मैं लो टेम्परेचर देता हूं 0 से 5 का, जिसे कहते हैं वर्नलाइजेशन, ये इनहिबिट करता है FLC को, FLC को इनहिबिट करता है, और ये करता है बाय द एपिजेनेटिक चेंज। एपिजेनेटिक चेंज आपको पता होगा, जिसके अंदर सीक्वेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, DNA का सीक्वेंस नहीं बदलता, मॉडिफिकेशन हो जाती है बेसिस की, उसे कहते हैं एपिजेनेटिक चेंज। तो एपिजेनेटिक चेंज करता है, और इसमें ये करता है क्रोमाटिन रीमॉडलिंग। तो क्रोमाटिन रीमॉडलिंग के सहारे FLC को इनहिबिट कर देता है। FLC के इनहिबिट होने से AGL20, लीफी एक्टिवेट होते हैं और फ्लावरिंग हो जाती है। आ रहा समझ में सबको? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया मैंने डायग्राम बना के। यू कैन सी हियर नंबर ऑफ लीव्स या प्लांट की एज। अगर ये दोनों बिल्कुल सही हैं, एप्रोप्रिएट हैं, तो ऑटोनॉमस पाथवे एक्टिवेट होगा। अगर लो टेम्परेचर है 0 डिग्री से 55 डिग्री का, तो आपका वर्नलाइजेशन पाथवे एक्टिवेट होगा। दोनों पाथवे आपके सैम में आएंगे, सैम में परसीव होंगे, दोनों सैम में आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम में परसेप्शन होता है इनका, और इनहिबिट करेंगे FLC को। ठीक है, फ्लावरिंग लोकस सी जीन को इनहिबिट हो गया। बट FLC करता क्या है? अगर FLC एक्टिवेट होता तो ये क्या करता? ये इनहिबिट करता AGL20 को, और AGL20 इनहिबिट होता तो लीफी भी इनहिबिट होता। बट यहां पे FLC इनहिबिट है, तो FLC के इनहिबिट होने से AGL20 एक्टिवेटेड है, ये हो गया एक्टिवेट। AGL20 ने लीफी को एक्टिवेट करा, लीफी ने होम्योटिक जीन्स को एक्टिवेट करा, फ्लावर के जो हैं, सेपल के, पेटल के, स्टेमन के, कार्पल के। आपने पढ़ा होगा A प्लस बी जीन, बी प्लस सी, और सी। तो A करता है A पटेला को, B A पटेला प्लस पिस्टिलाटा,
बी और सी पिस्टिलेटा और ए गैमस और सी ए गैमस, जिससे फाइनली आपका फ्लावर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फ्लावरिंग इनिशिएट होती है। और भी पाथवे बताए थे मैंने। वन इज द सुक्रोज पाथवे, ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट पाथवे, ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी पाथवे। इसके अलग अलग नाम है। एक्चुअली में इस पाथवे के बारे में अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है, जेनेटिकली पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है ये, बट ऐसा देखा गया है कि जब सुक्रोज एक्यूमुलेट होता है, सुक्रोज आपका बनने लगता है फोटोसिंथेसिस से, तो सुक्रोज के बनने से फ्लावरिंग स्टिमुलेट हो जाती है, फ्लावरिंग होती है, तो कह दिया सुक्रोज पाथवे या कार्बोहाइड्रेट पाथवे या एनर्जी पाथवे। ठीक है, और सुक्रोज जब इंक्रीज होता है तो लीफी जीन का एक्सप्रेशन भी इंक्रीज होता है। तो सुक्रोज के इंक्रीज होने से लीफी नाम का जो जीन था, इसका एक्सप्रेशन भी बढ़ता है, जो आगे चल के हॉक्स जीन्स को बनाएगा और फ्लावर बनेगा। अगला पाथवे है जिबरेलिन पाथवे। जिबरेलिन के बारे में मैंने बताया था जब मैं जिबरेलिन फाइटो हार्मोन के बारे में बता रहा था आपको, कि जिबरेलिन भी इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को, तो ये भी आपका फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, तो बोलेंगे जिबरेलिन पाथवे। ये देखिए, अब तक हम ये सब पढ़ चुके हैं, ये सारे पाथवे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, लाइट के द्वारा, ठीक है, फोटो पीरियोडिक पाथवे, फोटो पीरियोडिज्म होता है, रेड लाइट, फार रेड और ब्लू लाइट आती है। रेड लाइट 5B को, ठीक है, ये इसे एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये जो है रेड लाइट फ्लावरिंग को इनिबिट करती है। फार रेड लाइट, ब्लू लाइट, फार रेड को आपका एब्जॉर्ब करता है 5A, ब्लू को करता है क्राई 1 और क्राई 2। ये तीनों जीन एक्टिवेट करते हैं क्लॉक जीन को, और क्लॉक जीन आपका एक्टिवेट करता है किसको, कॉन्स्टेंस को। ठीक है, कॉन्स्टेंस को बाय अ हार्मोन कॉल्ड एज द फ्लोरिजन। इसके बारे में बताऊंगा मैं भी आपको, फ्लोरिजन के बारे में। और कॉन्स्टेंस क्या करेगा, कॉन्स्टेंस जाके एक्टिवेट करेगा ए गैमस लाइक 20 को, AGL20। तो मैंने जैसे बताया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। और ए गैमस को कौन कौन एक्टिवेट करता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आएगा, जी रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जिब्रेलिन पाथवे के द्वारा ए गैमस को एक्टिवेट करेगा, बट अभी पता नहीं है एक्चुअली में कैसे काम होता है। सुक्रोज ये भी काम करता है, एनर्जी पाथवे के द्वारा एक्टिवेट करता है, इसके बाद पूरी तरह भी पता नहीं है कैसे काम होता है। लीफ का नंबर ऑटोनॉमिक पाथवे और लो टेम्परेचर वर्नलाइजेशन पाथवे, ये दोनों पाथवे इनिबिट करते हैं FLC को, FLC को रोक दिया जाएगा, और FLC के रुकने से एक्टिवेट होगा ए गैमस लाइक 20, जो एक्टिवेट करेगा लीफी को। और लीफी आप देख सकते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, फ्लोरल ऑर्गन्स को बनाता है, और ये सारे जीन है, इन्हें बोला जाता है फ्लोरल होम्योटिक जीन या फ्लोरल हॉक्स जीन्स। सबको क्लियर है बात यहाँ पे? क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, ओके, ये मैंने आपको बता दिया था, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं फ्लोरिजन पे। ठीक है, फ्लोरिजन के बारे में बात करेंगे अब। तो देखिए, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन का मतलब होता है फ्लावर मेकर या फ्लावर फॉर्मर, फूल को बनाने वाला। देखिए, हमें इतना तो पता है कि जो लाइट का सिग्नल आता है वो लीफ पे परसीव होता है, और ये सिग्नल आपका ट्रैवल करता है लीफ से होता हुआ और जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम पे। इसी सिग्नल को बोला गया है फ्लोरिजन, तो इसे फ्लोरिजन का नाम दिया गया है। बट अभी तक पता नहीं चला है कि एक्चुअली में कोई फ्लोरिजन नाम का मॉलिक्यूल है या नहीं, क्योंकि इसे आइसोलेट नहीं किया गया, इसको डिटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, इसके बारे में पता नहीं चला। कई सारे अटेम्प्ट किए गए हैं बाय द साइंटिस्ट, लेकिन वो सारे अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। ठीक है, पता नहीं चला है, कैरेक्टराइज नहीं हुआ है कि असल में आपका फ्लोरिजन है भी या नहीं। ठीक है, बस माना जाता है कि हाँ, कोई ना कोई मॉलिक्यूल है। तो फ्लोरिजन क्या है, इट इज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो टर्म है फ्लोरिजन, ये दी गई थी 1936 में बाय द पर्सन
चैलक्यान, ठीक है, चैलक्यान नाम के पर्सन ने दी थी इसे। और कई सारी कोशिशें की गई हैं आइसोलेट करने की, कैरेक्टराइज करने की फ्लोरिजन को, जो कि अनसक्सेसफुल हैं। फाई एक क्राई एक साथ काम करते हैं या अलग अलग भी एक्टिवेट करते हैं? एक साथ करते काम, एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे तो देखो एक साथ ही करेंगे। जब आपकी लाइट आएगी ना, आपकी जो सन से लाइट आती है उसमें सारी लाइट होती है विब ग्योर, तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब एक साथ ही होती है। तो प्लांट के अंदर एक्चुअली में कोई काम अलग नहीं होता, सारे काम जुड़े हुए हैं। डिपेंड करता है कि सारे कामों में से कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसके उसकी वजह से सिग्नल आता है, ठीक है। एबीसी कंसेप्ट में आपके जीन्स है, होम्योटिक जीन, वहां पे जीन्स की बात होती है, वहां पे फ्लोरिजन की बात नहीं हो रही। फ्लोरिजन का तो केस खत्म हो गया। फ्लोरिजन एक्टिवेट करता कुछ जीन्स को, अब ये नहीं पता कि फ्लोरिजन है या कोई और मॉलिक्यूल है, लेकिन हाँ एक्टिवेशन वहां होती है। अब आते हैं वर्नलाइजेशन पे, ठीक है। वर्नलाइजेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। गेट में सवाल आ चुका है इसके बारे में, सीएसआईआर में भी देखना पड़ेगा, आया होगा। देखो वर्नलाइजेशन होता क्या है? वर्नलाइजेशन होता है फ्लावरिंग करवाना, प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग करवा देना आफ्टर एक्सपोजर द प्लांट टू द कोल्ड एनवायरमेंट। अगर मैं प्लांट को 0 से 5 डिग्री का एनवायरमेंट दे दूं तो वो फ्लावरिंग कर देगा, इसे कहते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन जो होती है वो जरूरी नहीं हमेशा फ्लावरिंग करे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, मैंने उसे 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर दिया, तो 0 से 5 डिग्री का टेम्परेचर देने का मतलब ये नहीं है कि वो फ्लावरिंग करेगा ही करेगा। वर्नलाइजेशन से कंपीटेंस आता है प्लांट के अंदर। कंपीटेंस, कंपीटेंस का मतलब है एबिलिटी टू फ्लावर, उसके अंदर क्षमता आ जाती है फ्लावरिंग करने की। तो वर्नलाइजेशन से कंपीटेंस आता है फ्लावर में, उसके बाद डिपेंड करता है कि वो फ्लावरिंग करेगा या नहीं करेगा, डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन से एक्वायर होता है कंपीटेंस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अदरवाइज मोटे मोटे तौर पे फ्लावरिंग भी करता है वो। ओके, प्लांट के अंदर कौन सी वो जगह है जहां पे टेम्परेचर को परसेप्शन किया जाता है? वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सैम में आपका परसेप्शन होता है किसका? टेम्परेचर का, दैट इज द लो टेम्परेचर। अगला पॉइंट, वर्नलाइजेशन आपकी रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज नॉट इरिवर्सिबल। मतलब अगर मैं पहले प्लांट को लो टेम्परेचर दूं तो वो वर्नलाइजेशन करेगा, फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। बट मैं उसको हाई टेम्परेचर दूं तो उसके बाद वो नहीं करेगा फ्लावरिंग, ठीक है, रुक जाएगी, रिवर्स हो जाएगी वो, ठीक है। तो डीवर्नलाइजेशन भी कर सकते हो आप हाई टेम्परेचर देकर। लास्ट लाइन रंजीत साहब, कौन सी लाइन है लास्ट, बताइए जरा। यहाँ पे काफी सारी लाइनें बोली है मैंने अभी, कौन सी लाइन थी? साइट, आरएम जी क्या पूछ रहे हैं आप? चलिए आप बताइए मुझे, ठीक है, आप बताइए फिर मैं देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लांट दिखाया गया है। सबसे पहले नीचे नजर डालिए, इट इज अ नॉन वर्नलाइज प्लांट, ठीक है, नॉन वर्नलाइज था प्लांट ये आपका। इसे आपने चिलिंग नहीं दी, ठंडा नहीं रखा आपने इसे, और आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, हाई टेम्परेचर पे, तो देख सकते हैं फ्लावरिंग नहीं हुई। बट आपने क्या करा, चिलिंग कर दी, हाई टेम्परेचर, आई एम सॉरी, लो टेम्परेचर दिया, ठीक है, और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग हो गई। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन। ओके, प्लांट के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए? एग्जाम में आ सकता है कि प्लांट के अंदर कोई कोई भी दो एनवायरमेंटल फैक्टर बताइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्लावरिंग। वो है आपका फोटो पीरियड और टेम्परेचर। तो फोटो पीरियड यानी लाइट की ड्यूरेशन, और तापमान टेम्परेचर, ये दो मेन एनवायरमेंटल के सिग्नल हैं जिन्हें प्लांट मॉनिटर करता है फ्लावरिंग करने के लिए। तो यहां से आपका पार्ट बी का सवाल बन सकता है, ठीक है, कौन से दो वो फैक्टर्स है। जैसे मैंने बताया फ्लावरिंग के लिए फ्लोरिजन है, इसी तरह से वर्नलाइजेशन के लिए भी माना जाता है, एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है, केमिकल है, जिसका नाम है वर्नलिन। तो वर्नलाइजेशन कैसे होती है? वर्नलिन के द्वारा होती है। ऐसा माना जाता है कि कोई केमिकल है जो वर्नलिन नाम का है, वो इस काम को करता है। बट वर्नलिन को कैरेक्टराइज करने के लिए
आइसोलेट करने के लिए कई सारे अटेम्प्ट हुए हैं और सारे फेल हो चुके हैं। वर्नालिन को भी आइसोलेट नहीं किया गया है। तो फ्लोरिजन के बारे में भी नहीं पता एक्चुअली में, और वर्नालिन के बारे में भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि फ्लोरिजन और वर्नालिन दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। हो सकता है दोनों एक ही हो, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। रंजीत साहब आपने बताया नहीं, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया आपको? ओके। जिब्रेलिन भी आपका फ्लावरिंग करता है, तो क्या फर्क है वर्नालिन और जिब्रेलिन में? फर्क ये है, वर्नालिन आपका लो टेम्परेचर में करेगा फ्लावरिंग, और जिब्रेलिन आपका विदाउट लो टेम्परेचर कर देगा, यानी हाई टेम्परेचर पे फ्लावरिंग करवा सकता है। तो जिब्रेलिन और वर्नालिन में ये एक ही फर्क है, दोनों इंड्यूस कर सकते हैं फ्लावरिंग, बट वर्नालिन करेगा लो टेम्परेचर पे और जिब्रेलिन करेगा विदाउट लो टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। अब एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने एक प्लांट लिया हैनबेन का, हैनबेन प्लांट है, और इस प्लांट को मैंने रखा 2 डिग्री सेल्सियस पर, वर्नलाइजेशन करवाई। इसके बाद क्या किया मैंने, इस प्लांट का शूट एपिकल मेरिस्टेम को कट कर दिया, टिप कट कर दी, और टिप को कट करके मैंने इसे ग्राफ्ट कर दिया एक दूसरे प्लांट में जो आपका नॉन वर्नलाइज था, जो हाई टेम्परेचर पर था। तो मैंने क्या देखा, आपका फ्लावरिंग हो गई। तो इस बात से पता चलता है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम साइट है जहां पे आपका काम हो रहा है, और यहीं पे आपका वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है एक तरह का, हो सकता है इस पे एग्जाम में पार्ट सी का सवाल बन जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना आप इस बारे में। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरल इंडक्शन इन द वर्नलाइज प्लांट। जो वर्नलाइज प्लांट है, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है जिससे आपका फ्लावरिंग होती है। तो शुरू में मैंने बताया था लो टेम्परेचर में एपिजेनेटिक चेंज आते हैं। एपिजेनेटिक का चेंज का मतलब है जिसमें डीएनए का सीक्वेंस ना बदले। एक होता है जेनेटिक चेंज, जेनेटिक चेंज में आप म्यूटेशन करते हो, बेस बदल जाते हैं, सीक्वेंस बदल जाते हैं, चेंज हो जाता है, ठीक है, म्यूटेशन। बट एपिजेनेटिक चेंज में सीक्वेंस सेम रहता है और मॉडिफिकेशन हो जाती है। एपिजेनेटिक चेंज हेरिटेबल है या नॉन हेरिटेबल है, क्या लगता है आपको? तो एपिजेनेटिक चेंज आपका क्या होता है, एफएलसी में होता है। एफएलसी के अंदर होता है आपका एपिजेनेटिक चेंज, जिससे ये क्या हो जाता है, आपका इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है इनहिबिट। क्लियर? अब एफएलसी की बात चली है तो एफएलसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी तक 3 आंसर आए हैं, नॉन हेरिटेबल, हेरिटेबल, नॉन हेरिटेबल, ओके, और कोई आंसर? आगे चलते हैं, एफएलसी के बारे में बात करते हैं। एफएलसी है कौन? एफएलसी बिलोंग करता है आपका मैट्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, तो इट इज ए मैट्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मैट्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये करता है रिप्रेशन ऑफ द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को रोकता है ये। ऑलराइट, तो इतना हमने बता दिया आपको। एफएलसी आपका प्रीडोमिनेटली सिंथेसाइज होता है इन द माइटोटिकली एक्टिव रीजन्स पर, जो माइटोटिकली एक्टिव रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहां पर सिंथेसाइज होता है। ऑलराइट, तो एफएलसी आपका सिंथेसाइज होता है माइटोटिकली एक्टिव रीजन पे। वर्नलाइजेशन आपकी जो होती है लो टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री पर, ये इनहिबिट करती है एफएलसी को। तो ये काम होता कैसे है, देखिए, आपका जो एफएलसी इनहिबिट होता है, इसमें मैंने बताया एपिजेनेटिक चेंज होते हैं, और एपिजेनेटिक चेंज कौन करवाता है, एपिजेनेटिक चेंज करवाते हैं कुछ जीन जिनका नाम है VIN3, VRN1 और VRN2। तो VIN मतलब वर्नलाइजेशन से नाम आया इनका। तो जब लो टेम्परेचर होता है ये जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, VIN3, VRN1, VRN2, ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं एफएलसी की, जिससे ये हो जाता है आपका इनहिबिट, और AGL20 लीफी एक्टिवेट होते हैं और आपकी फ्लावरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो जीन थे वो ये थे, VIN3 वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 3, VRN1 वर्नलाइजेशन 1, और VRN2 वर्नलाइजेशन 2। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए एग्जाम में इस तरह का फ्लो चार्ट भी आता है, नो वर्नलाइजेशन। सपोज करो प्लांट है, मैंने उसमें वर्नलाइजेशन नहीं करी, उसे हाई टेम्परेचर दे रहा हूं, तो इस कंडीशन में क्या चलेगा, अंदर हाई टेम्परेचर में आपका एफएलसी जीन एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि लो लो टेम्परेचर पे ये इनहिबिट होता है। तो अगर ये एक्सप्रेस करेगा तो ये बनाएगा मैट्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो इनहिबिट कर देगा फ्लावरिंग को। तो यू कैन सी फ्लावर नहीं बना।
बट अगर मैं वर्नलाइजेशन कर दूं, लो टेम्परेचर दे दूं, फॉर एग्जाम्पल 0 से 5 डिग्री का, तो एक्टिवेट हो जाएंगे VIN3, VRN1 और VRN2। ये एक्टिवेट होंगे, करेंगे एपिजेनेटिक चेंज, जो है क्रोमाटिन रीमॉडलिंग। याद रखना, क्रोमाटिन रीमॉडलिंग करता है FLC की, जिससे ये हो जाता है इनिबिट और फ्लावरिंग आपकी होती है। ठीक है, हो गई। हाँ, तो अभी तक 3-4 आंसर आए थे हेरिटेबल नॉन हेरिटेबल के। देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताऊं, बिल्कुल ही रियलिटी, तो एपिजेनेटिक चेंज आपके हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, हेरिटेबल ये होते हैं। रिसर्च पेपर, कई ऐसी रिसर्च हैं जो इस बात को पुख्ता करती हैं, दे आर हेरिटेबल। बट अभी किताबों में ये अपडेट नहीं हुआ है। काफी ऐसी किताबें हैं जहां पे नॉन हेरिटेबल लिखा है अभी भी, तो मुझे नहीं पता वो कब चेंज होगा, लेकिन रियलिटी में दे आर हेरिटेबल, वो हेरिटेबल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, एक और जीन है जिसका नाम है फ्रिजिडा। फ्रिजिडा नाम का जीन है, FRI बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ये जो है आपका एक्टिवेट करता है FLC को। तो इसके बारे में ध्यान रखना, छोटी सी बात, फ्रिजिडा नाम का जीन है, इट एक्टिवेट्स द FLC, बट इसका पूरा बायोकेमिकल बेसिस अभी तक पता नहीं है, अननोन है, बट इसका काम यही है, इट एक्टिवेट द FLC, और FLC आपका इनहिबिट कर देगा AGL20 को, और ये होगा लीफी आपका इनहिबिट, और फिर आके आपका फ्लावरिंग नहीं होगी। क्लियर? चलिए, वो पार्ट खत्म हो गया, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। आई होप समझ में आया होगा आपको वो। अब बात करेंगे प्लांट की मूवमेंट की, कि प्लांट में मूवमेंट क्या होती है। देखिए, मूवमेंट अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो मूवमेंट दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड एज द लोकोमोशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज द मूवमेंट। लोकोमोशन होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज होना, जैसे भागना, चलना, ठीक है, उसे कहते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट होती है मूव करना विदाउट लोकोमोशन, जैसे मैं अभी अपने हिला रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मूवमेंट। तो प्लांट के अंदर लोकोमोशन नहीं होती, बट प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है। बट कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें लोकोमोशन भी होती है, वो है आपके यूनिसेल्युलर प्लांट्स। जैसे आप मान लो क्लेमाइडोमोनास हो गया आपका, इस तरह से, तो उनमें तो होगी लोकोमोशन। अदरवाइज 99% प्लांट में लोकोमोशन नहीं देखने को मिलती, इनमें देखने को मिलती है प्लांट की मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? सो प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन, एक्सेप्शन फ्यू यूनिसेल्युलर प्लांट। कुछ यूनिसेल्युलर सेल हो सकते हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वॉलवॉक्स हो गया, ठीक है, तो वो आपका आ सकता है इस कैटेगरी में। ABC कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैं बहुत कुछ लाऊंगा, कैंप पाथवे, C4, प्लांट डिफेंस, बहुत चीजें लाने वालों में भी, ठीक है। तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, तो यहां तक की बात हमने करी, आगे चलते हैं। जो मूवमेंट होती है इंडिविजुअल प्लांट ऑर्गन के अंदर, ठीक है, वो कैसे होती है? वो होती है किसी स्टिमुलस से, ठीक है, कोई से सेंसिटिव स्टिमुलस मिल जाए बाहर से, एक्सटर्नल सिग्नल मिल जाए, तो मूवमेंट उसके अंदर हो जाती है। तो अगर मैं प्लांट मूवमेंट को डिवाइड करूं, ठीक है, प्लांट मूवमेंट को डिवाइड करूं, तो वो किस आधार पे डिवाइड हो सकते हैं? वो दो आधार पे डिवाइड होंगे। एक है, इट इज कॉल्ड एज द टर्गर मूवमेंट, दूसरा है ग्रोथ मूवमेंट। टर्गर का क्या मतलब होता है? टर्गर का मतलब होता है, ये सेल है, इसमें मैंने वाटर को एंटर कराया, तो जब ये वाटर एंटर करा सेल में, इस सेल के अंदर क्या हो गया? प्रेशर क्रिएट हो गया, और ये आपका साइज में बड़ा हो गया, पानी के अंदर आने से फूल गया ये, और इसके अंदर बिल्ड हो गया टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर बिल्ड होने से इसका साइज बड़ा हो गया। अगर इसका साइज बड़ा हुआ है, तो हो सकता है इसके आसपास जो सेल है उनके अंदर भी किसी तरह की चेंजेस आई हो, और वो चेंज हो सकता है फिजिकल चेंज। जैसे होता है ना, कोई कोई मोटा सा आदमी दो पतले आदमियों के बीच में बैठ जाए तो उन्हें अपने आप हटा देगा, वो ऑटोमेटिकली साइड हो जाएंगे, ठीक है, उसके प्रेशर से। इसी तरह से आपका सेल प्रेशर से साइड कर देगा, तो ये भी एक तरह की मूवमेंट है, ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ मूवमेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्गर मूवमेंट। तो टर्गर मूवमेंट है ये, जो आती है आपकी टर्जिडिटी से, टर्गर प्रेशर से, और ये मूवमेंट रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब, आपने अंदर पानी भरा, सेल आपका बड़ा हो गया, आपने पानी निकाला, सेल छोटा हो गया, तो इट इज रिवर्सिबल। दूसरी होती है ग्रोथ की मूवमेंट। ग्रोथ की मूवमेंट मतलब,
सेल का डिवीजन में जाना, हाइट का बढ़ना प्लांट की। तो ये जो मूवमेंट है, चाहे वो हाइट की हो किसी भी चीज की हो, ये रिवर्स नहीं हो सकती, इट इज इरिवर्सिबल। जैसे हमारे अंदर होता है भाई, ग्रोथ हो गई तो हो गई, वो रिवर्स थोड़ी जाएगी अब, ठीक है। तो इरिवर्सिबल होती है ग्रोथ मूवमेंट, और टर्गर मूवमेंट होती है रिवर्सिबल, ठीक है। आगे चलते हैं, टर्गर प्रेशर की थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने टर्गर प्रेशर का नाम लिया है तो इसके बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है। टर्गर प्रेशर होता है बाहर की तरफ पड़ने वाला प्रेशर, द आउटवर्ड प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। फॉर एग्जांपल, ये आपका सेल है और ये है सेल वॉल, अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं अंदर पानी भरता हूं तो ये आपका पानी अंदर जाएगा और अंदर की दीवारों पे ऐसे प्रेशर बनाएगा, जिससे ये आपका एक्सपेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लास्ट बनाता है इस प्रेशर को, इसे कहता है टर्गर प्रेशर। अब जो सेल वॉल है ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत ज्यादा लूज नहीं है, इट इज अ वेरी स्ट्रांग थिंग। ये भी आपका प्रेशर लगाती है इक्वली, और अपोजिट लगाती है और इक्वल प्रेशर लगाती है, ठीक है। इसे कहते हैं वॉल प्रेशर। तो वॉल प्रेशर लगेगी सेल वॉल, ये लगाएगी अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ लगाएगा आपका प्रोटोप्लास्ट, दैट इज द टर्गर प्रेशर। समझ में आ रहा है ना सबको? तो देखो यहाँ, यू कैन सी हियर, ये साइटोसोल है, दिस इज द साइटोसोल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल। और सेल वॉल के बाहर का एरिया ये है सेल का एक्सटीरियर। अंदर एक्सपेंडिंग वॉल्यूम है, पानी भर गया है, और प्रेशर क्रिएट हो गया टर्गर, और टर्गर प्रेशर ने ये लगाया प्रेशर रेड कलर का, और सेल वॉल बाहर को निकल रही है। अब सेल वॉल लगाएगी उल्टा प्रेशर, और इसे कहा जाएगा वॉल प्रेशर, ठीक है। इस वाली इमेज में भी आप सेम बात देख सकते हैं, ये देखिए, दिस इज द टर्गर प्रेशर, ठीक है, एंड दिस इज द वॉल प्रेशर, ऑलराइट। और बाकी सब तो बता ही दिया मैंने आपको। अब आगे चलते हैं देखिए, इस आधार पे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, कहां से आपका डायरेक्शन आ रही है स्टिमुलस की, आपके जो प्लांट के मूवमेंट है अलग अलग तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। पहली है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी है टैक्टिक मूवमेंट, तीसरी है नेस्टिक मूवमेंट। तो हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। ट्रॉपिक मूवमेंट वही मूवमेंट है जो हमने ऑक्सीजन के केस में देखी थी, कि जो कॉलियोप्टाइल था उस पर हमने लाइट बॉम्बार्ड करी, और कॉलियोप्टाइल लाइट के डायरेक्शन में मुड़ गया, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज द ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रॉपिज्म, दीज आर द डायरेक्शनल मूवमेंट। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, किसी डायरेक्शन की तरफ होती है। ये किसी डायरेक्शन से कोई स्टिमुलस आ रहा है, जैसे लाइट आ रही है कहीं से, तो वहीं पर मुड़ गए, तो बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और इनका जो मुड़ना होता है, जो इनकी जो ग्रोथ होती है, वो होती है डिफरेंशियल ग्रोथ, ठीक है। डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब ये मैंने बताया था, दिस इज द कॉलियोप्टाइल, और इसमें आपने लाइट बॉम्बार्ड करी, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी भी आती है उसमें, ठीक है, आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो देखिए, आपने इस पे लाइट बॉम्बार्ड करी, लाइट बॉम्बार्ड करने से ये आप देख सकते हैं, ये आपके इस तरफ तो सेल इलोंगेट कर गए, और यहां नहीं करे, तो दिस इज द डिफरेंट ग्रोथ, अलग अलग ग्रोथ हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल ग्रोथ, ठीक है, डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। तो इस ग्रोथ का सिग्नल कैसे आता है, कैसे सिग्नल परसीव होता है? सीधी सी बात है, अगर हमारे केस में, हम एनिमल के केस में लें, तो हम किसी बात को सुनते हैं या कोई चीज को देखते हैं, तो पहले कोई चीज अगर मैं सुन रहा हूं, तो साउंड वेव्स के जरिए मेरे कान में आएगी, और कन्वर्ट होगी वो आपका केमिकल सिग्नल में, ठीक है, न्यूरॉन के द्वारा। और अगर लाइट की फॉर्म में आ रही है, तो अगेन वो लाइट की फॉर्म से केमिकल में बदलेगी, और फिर मेरा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, और उसके आधार पे बाहर आउटपुट देगा। प्लांट में भी सेम इसी तरह से काम होता है, सेंसिंग होती है, और फिर आपका रेस्पॉन्स आता है। तो सेंसिंग कैसे होगी? जैसे हमारे अंदर होती है, बाहर का कोई एनवायरनमेंट का सिग्नल आएगा, और वो कन्वर्ट होगा इनटू द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जैसे लाइट आई, दैट इज द एनवायरमेंटल सिग्नल, और कन्वर्ट हुई इन द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज द ऑक्सीजन, अगर लाइट की बात करूं मैं, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन जाएगा और ग्रोथ देगा, यानी रिस्पॉन्स देगा। तो इंफॉर्मेशन को समझा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस, इस आधार पे
कि स्टिमुलस कौन सा दे रहे हो आप। अलग अलग तरह के स्टिमुलस हैं। वन इज कॉल्ड एज द फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के आधार पे, लाइट आई, रिस्पॉन्स आया। दूसरा है ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविटी के आधार पे, ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है उसके आधार पे ग्रोथ होगी। सेकंड इज द कीमोट्रोपिज्म, केमिकल के आधार पे, केमिकल भी स्टिमुलस हो सकता है, जहां से केमिकल आ रहा ग्रोथ हो रही है। और अनदर वन इज द थिग्मोट्रोपिज्म, मतलब टच वगैरह, टच करने के आधार पे। ठीक है जी। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हमने शुरू में ही बात करी थी आपसे ऑक्सीजन के केस में, लेकिन थोड़ा अलग तरह से देखेंगे। फोटोट्रॉपिज्म एक रेस्पॉन्स है टू द यूनिडायरेक्शनल लाइट। किसी एक डायरेक्शन से लाइट आ रही हो, उसकी तरफ रेस्पॉन्स आ गया, फोटोट्रॉपिज्म। इट इज ए टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, ये मैंने बता दिया आपको। प्लांट के अंदर शूट भी होती है, ठीक है, और आपकी क्या होती है, रूट भी होती है। तो शूट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करती है, जहां जहां लाइट है वहां ऊपर की तरफ जाएगी, और रूट जो है लाइट से अवे ग्रो करती है। तो जो लाइट की तरफ ग्रो करेगा उसे बोलूंगा मैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो शूट इज द पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और रूट क्या है, रूट इज द नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर, क्योंकि वो लाइट की डायरेक्शन से अवे ग्रो कर रही है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। और इनके अंदर हार्मोन जो आता है वो मेन है ऑक्सिन नाम का हार्मोन, दैट इज द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो रेस्पॉन्सिबल है इस फोटोट्रॉपिज्म के लिए। और इसके अलावा ब्लू वेवलेंथ भी आपकी काफी इफेक्टिव है आपकी फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, ब्लू वेवलेंथ भी है, ध्यान रखना। ओके, ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। कौन सा कलर लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ये देखिए, ये आपका बेंड हो गया है, हुआ है बेंड। और सपोज करिए लाइट की डायरेक्शन ये थी जो मैंने एरो बनाई है। अब आपने इसे जूम किया, जूम करके ये पाया लाइट की डायरेक्शन जहां थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन है। ये रहा, ये जो कलर है, दिस इंडिकेटिंग द ऑक्सिन। ऑक्सिन आता है उसके साइड में, और यहाँ पे इलोंगेशन कर देता है सेल्स की, जिससे बेंडिंग हो जाती है। ठीक है नहीं। और बाकी अगर आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब है लाइट आ रही है ऐसे, लाइट वर्टिकली गिर रही है, तो वर्टिकल गिरने से ऑक्सिन आपका दोनों तरफ जाएगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, और दोनों तरफ ही वो ग्रोथ करवाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी ग्रोथ नहीं होगी कि बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, बेंड नहीं होगा, ये सीधा चलेगा ऊपर। क्लियर। यहां पर भी देख सकते हैं सेम बात, अगर वहां समझ में नहीं आया तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखिए, ये लाइट आई, लाइट आने से ऑक्सिन आपका प्रोड्यूस हुआ शूट एपिकल मेरिस्टेम में। प्रोड्यूस होने के बाद वो अपोजिट एरिया पे चला गया है, जिसको जूम करके दिखाया है। तो जहां वो जाता है वहां पे सेल को इलोंगेट कर देता है। यू कैन सी हियर सेल इलोंगेशन हो रहा है। तो ये अपर सेल जो है काफी इलोंगेटेड है एज कंपेयर टू द लोअर सेल्स, और हेंस ये आपका बेंड हो गया है। ठीक है, इट बेंड्स। ओके, तो ब्लू लाइट के बारे में मैंने बताया, ब्लू लाइट भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द फोटोट्रॉपिज्म। और ब्लू लाइट को कौन करते हैं आपके परसीव, वो करेंगे आपके इस वाले केस में फ्लेवोप्रोटीन फोटोट्रॉपिन। तो फोटोट्रॉपिन एक्ट करते हैं एज अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर, जो फोटोट्रॉपिज्म में योगदान देते हैं अपना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगा, बता देना कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविट्रोपिज्म की। ग्रेविट्रोपिज्म थोड़ा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ग्रेविट्रोपिज्म। सो ग्रेविट्रोपिज्म आपका रिस्पॉन्स है, प्लांट की मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूव करना। तो इसमें क्या क्या आता है, इसका एक फ्लो चार्ट देखूं तो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट सेंस करता है ग्रेविटी को, ग्रेविटी की डायरेक्शन को सेंस करेगा कि क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट। हो सकता है ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्लांट हॉरिजॉन्टल हो सकता है ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्लांट वर्टिकल हो। तो पहले सेंस करेगा, सेंस करने के बाद सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा ग्रेविटी के इनटू द इंटरनल सिग्नल, अंदर के सिग्नल में कन्वर्ट होगा वो बायोलॉजिकल सिग्नल में।
इंटरनल सिग्नल जाएंगे ट्रेवल करके और उस टिश्यू पर जाएंगे जो रेस्पॉन्स देगा। रेस्पॉन्डिंग टिश्यू पर सिग्नल पहुंचेंगे, रेस्पॉन्डिंग टिश्यू सिग्नल लेगा और रेस्पॉन्स देगा अकॉर्डिंगली, जो भी उसकी पोजीशन है। ऐसे काम होता है। अब क्या होता है वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। जो आपका प्लांट ऑर्गन है, सपोज करो कोई प्लांट ऑर्गन ग्रो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन ये है और प्लांट ऑर्गन भी ऐसे आपका ग्रो कर रहा है, तो वो होगा पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिक, उसे कहेंगे पॉजिटिवली ग्रेविट्रॉपिक। और अगर कोई प्लांट ऑर्गन है जो ग्रो होता है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, जैसे आपका शूट हो गया, वो अवे होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो बोलेंगे नेगेटिवली ग्रेविट्रॉपिक। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, दो टर्म और आती है, वन इज कॉल्ड एज द डायाग्रेविट्रॉपिक, अनदर वन इज कॉल्ड एज द प्लेजियोग्रेविट्रॉपिक। ये क्या होता है? डायाग्रेविट्रॉपिक होता है ग्रोथ एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी की डायरेक्शन ये है और ये ग्रो होगा इस तरह से, तो ये कैसे पॉसिबल है? कई बार क्या होता है, जंगलों में ऐसी ढलानें होती हैं इस तरह से, ओके, और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? ये है। प्लांट कई बार क्या होता है, इन ढलानों पर ग्रो होने लगता है, लेकिन उसे ग्रो तो ऊपर होना है, उसे ग्रो होना है ऐसे, और ये ढलान है ऐसे, तो पहले वो आपका ऐसे ग्रो करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के परपेंडिकुलर ग्रो हो रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो ये आ गया आपका डाया ग्रेविट्रॉपिक में। कोई दिक्कत किसी को यहाँ? ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, और भी होते हैं वैसे तो। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है? ये देखिए, इस पेड़ को देखिए कैसे ग्रो हो रहा है ये। तो ये आपका डायाग्रेविट्रॉपिज्म दिखाया था शुरू में, और उसके बाद ये सीधा चला गया। ठीक है, इस तरह से। और बहुत चीजें मिलती हैं जंगलों में, ये तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके, अगला क्या है आपका? प्लेजियोग्रेविट्रॉपिक। प्लेजियोग्रेविट्रॉपिक आपका ग्रो होता है बिटवीन द 0 डिग्री एंड द 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ग्रो होगा जो आपका, उसे बोलेंगे प्लेजियोग्रेविट्रॉपिक। ठीक है, तो दो तीन टर्म आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकती हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि प्लांट के अंदर वो कौन सी जगह है, वो कौन सा ऑर्गन है जो ग्रेविटी को सेंस करता है। जैसे हमारे अंदर हम टच को सेंस करना चाहते हैं, तो टच को सेंस करेंगे टच रिसेप्टर से। स्किन में टच रिसेप्टर है, लाखों के लाखों की तादाद में टच रिसेप्टर है, 6,40,000 के आसपास टच रिसेप्टर होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, तो वो आपके सेंस करेंगे। आंखों में आपके फोटो रिसेप्टर सेंस करेंगे। इसी तरह से ग्रेविटी के रिसेप्टर कहाँ लगे हुए हैं, तो वो है आपके रूट कैप पर। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है, इन द हायर प्लांट द साइट ऑफ ग्रेविटी परसेप्शन इज द रूट कैप। ठीक है, पार्ट बी का सवाल आता है यहाँ पे। रूट कैप के बारे में आपको पता होगा, रूट पे एक छोटी सी कैप होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रूट, ये रूट है, इसके ऊपर इस तरह से एक छोटी सी कैप लगी होगी। ठीक है, इसे कहेंगे रूट कैप। तो इस रूट कैप के अंदर यहाँ पर होता है साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी को परसेप्शन करता है। ठीक है, तो वो कौन है? ग्रेविटी को परसेप्शन करते हैं अ काइंड ऑफ प्लास्टिड, जिन्हें कहा जाता है अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट आपने पढ़े होंगे, इलायोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, उसमें से एक आता है अमायोप्लास्ट। अमायोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं ये, और इन्हें यहां कहा जाता है स्टैटोलिथ। तो स्टैटोलिथ आर नथिंग बट द अमाइलोप्लास्ट विच स्टोर द कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो स्टैटोलिथ हैं, ये कुछ खास तरह के सेल्स में मिलते हैं, और ये खास तरह के सेल्स आपके मिलते हैं कहां पर? इन द रूट कैप। रूट कैप में कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं इस तरह से। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अलावा इनके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बना दिया, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे होते हैं ये अमाइलोप्लास्ट, ये रहे, दीज आर द अमाइलोप्लास्ट। और इन अमाइलोप्लास्ट के बैठने से एक प्रेशर पड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे।
ठीक है। और इस प्रेशर के कम और ज्यादा होने से प्लांट पता लगा पाता है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है। यहां तक का समझ में आ रहा है? पहले आप ये बताइए, यहां तक की बात समझ में आ रही सभी को? कोई ऐसा तो नहीं है जो बता नहीं रहा हो? ठीक है ना सभी लोग? ओके, चलिए अब मैं इसे दोबारा समझाता हूं आपको। देखिए, सपोज करिए ग्रेविटी की डायरेक्शन ये है, नीचे जा रही है ग्रेविटी की डायरेक्शन, ठीक है। यहां मैंने सेल बना दिया, ये रहा सेल। इस सेल में मैंने क्या बना दिया? इस सेल में बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर मैंने बना दिए क्या? अमाइलोप्लास्ट, स्टैटोलिथ। जब आपका वर्टिकल होता है, जब आपका वर्टिकल होता है प्लांट, ये वर्टिकल है, इसके अंदर ऐसी कंडीशन होगी, तो वर्टिकल केस में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ईआर पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में समान रूप से बैठे होते हैं, तो यू कैन सी हियर समान रूप से इक्वली बैठे हुए हैं और इक्वली प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ओके, अब सपोज करो मैं क्या करूं, इसे मैं प्लांट को इस तरह से कर दूं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा मुझे? हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ये कंडीशन आएगी, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सेल बनाया और दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अमाइलोप्लास्ट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे वो ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ के जमा हो गए, दिख रहा है सबको ये? तो ग्रेविटी से ये आपके इस डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये अलग तरह का प्रेशर लगा रहे हैं। अब सारा प्रेशर एक साइड पर हो गया है, आगे बात समझ में? सारा प्रेशर आपका एक तरफ हो गया, अनइक्वल प्रेशर हो गया है। तो इस अनइक्वल प्रेशर से सेंस कर लिया जाएगा कि ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ है और मुझे क्या करना है। तो अभी तो आप बस इतना समझो कि इसने कैसे सेंस किया है। सेंस करने के बाद ये क्या रेस्पॉन्स देगा उस पर मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी? ओके, तो आगे की बात जो बताई मैंने, इन सेल्स को कहा जाता है स्टेटोसाइट्स। जिनके अंदर स्टेटोलिथ मिलते हैं इन्हें बोला जाता है स्टेटोसाइट्स। लेकिन अगर आप किसी प्लांट में से रूट कैप को रिमूव कर दो तो ग्रेविट्रोपिज्म भी चली जाती है, क्योंकि ग्रेविट्रोपिज्म रूट की वजह से ही आती है। और ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि जो स्टेटोलिथ हैं, दैट इज द अमाइलोप्लास्ट, वो बैठे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन द रूट कैप। और रूट कैप में वो होते हैं कॉलियोमेला सेल्स में। रूट कैप में कॉलियोमेला सेल्स नाम के सेल्स पाए जाते हैं, उनमें होते हैं ये। और इसकी जो सेंसिंग होती है उसको हम पढ़ते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टार्च स्टैटोलिथ हाइपोथेसिस। तो स्टार्च स्टैटोलिथ हाइपोथेसिस हमें यह बताती है कि कैसे प्लांट सेंस करता है ग्रेविटी को, और ग्रेविटी को सेंस करके वो रेस्पॉन्स देता है। अमाइलोप्लास्ट क्या है आप स्किप कर गए। देखिए, आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड्स आपके कई तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज, वो क्या क्या स्टोर करते हैं। एक होता है इलायोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, और एक होता है आपका अमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? लिपिड्स को। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन्स को। और अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट को। तो इसके अंदर अमाइलोप्लास्ट होते हैं रूट कैप में, और ये अमाइलोप्लास्ट आपके सेंस करवाने में मदद करते हैं ग्रेविटी को, ठीक है। आया समझ में, या और कुछ भी पूछना था? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपकी स्टार्च स्टैटोलिथ हाइपोथेसिस है जो बताने जा रहा हूं मैं। ये आप देख सकते हैं फिगर, इस फिगर का ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, ठीक है, या किसी अनदर माइक्रोस्कोप से दिखाया गया, हो सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये ना हो, ठीक है। बट आपको क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? स्टैटोलिथ दिखाया जा रहा है। तो यू कैन सी हियर ये कॉल्यूमेला के सेल्स हैं, दीज आर द कॉल्यूमेला सेल्स। और इसमें जो ब्लैक एरिया है ये है आपका क्या? दीज आर द अमाइलोप्लास्ट, दीज आर द स्टैटोलिथ। और ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल का, कॉल्यूमेला का सेल है ये, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसका। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा बिल्कुल बॉटम पे, और इसके ऊपर बैठे हैं स्टैटोलिथ। तो ये स्टैटोलिथ कंकर पत्थर की तरह होते हैं, जहां आपका मुड़ता है वहीं मुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारे अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। जब हमारे कानों के अंदर इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होता है
तो अंदर आपके कॉकली होती है, ठीक है, कॉकली वगैरह के आसपास आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल में एम्पुलैरिस नाम का एक ऑर्गन होता है, उसके नीचे स्मॉल स्मॉल से आपके पत्थर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोन, और वो स्टोन सेंस करते हैं हमारी डायरेक्शन कि हम लेटे हैं, खड़े हैं या उल्टे हैं। उसके आधार पे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है जो पहुंचता है फिर हमारा नर्व पर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही काम प्लांट में भी हो रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं, एनिमल हो या प्लांट हो, नेचर ने जो आपके लॉज हैं, जो आपके रूल्स हैं नेचर के, केमिस्ट्री के रूल्स, फिजिक्स के रूल, बायोलॉजी के रूल्स, वो हर जगह सेम है। हर जगह सेम चीजों पर ही काम होता है, डिफ्यूजन पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर, पैसिव ट्रांसपोर्ट पर, ग्रेडियंट पर, सब जगह सेम काम होता है, बट कंडीशन बदल जाती है, रिक्वायरमेंट बदल जाती है, ठीक है। ये देखिए, इसको दिखाता हूं मैं आपको, पोजीशन बदलते हैं। यहां देखिए, अभी जो पोजीशन है वो है वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो वर्टिकल ओरिएंटेशन में क्या दिखता है, ये आपकी रूट टिप है, ये वर्टिकल है, इस तरह से है ये, दिस इज द रूट, रूट कैप। यू कैन सी, ये आपके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनके ऊपर कौन बैठे हैं, अमाइलोप्लास्ट, और यूनिफॉर्म प्रेशर बना रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर बना रहे हैं, इक्वल प्रेशर बन रहा है सबके ऊपर। और इक्वल प्रेशर बनने से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, आपने पिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको पिन प्रोटीन पढ़ाए थे, याद आ रहा है पिन प्रोटीन के बारे में, ई फ्लक्स होते हैं, ऑक्सिन के ई फ्लक्स। तो आपकी जो रूट कैप होती है, यहाँ रूट कैप में सेल होता है, इस सेल में लगे रहते हैं आपके ऑक्सिन ई फ्लक्स, यहां आपके ऑक्सिन ई फ्लक्स लगे रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो होता क्या है, जब आपका ये वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो समान रूप से आपके बैठा हुआ है, ना ये जा रहा लेफ्ट में ना जा रहा राइट में। तो इस कंडीशन में जो ऑक्सिन है वो एकदम इक्वल क्वांटिटी में ऊपर की तरफ मूव करता है, एकदम इक्वल क्वांटिटी में ऊपर की तरफ मूव करता है। और आपको एक और बात पता होगी, ऑक्सिन, ऑक्सिन की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये क्या इनहिबिट कर देगा, ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है वो, ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। बट वर्टिकल कंडीशन में ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये एकदम बराबर रूप से बाहर निकल रहा है, एकदम इक्वल रूप से बाहर निकल रहा है। अगर ये अनइक्वल रूप से बाहर निकलता तब ये काम करता, कैसे, आगे आइए, मैं आपको बना के दिखाता हूं। पहले मैं आपको इसका वो समझा देता हूं कंसेप्ट, फिर मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। सपोज करिए मैंने इसे ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ने के बाद, वर्टिकल करने के बाद, ग्रेविटी की डायरेक्शन तो ये है, तो होगा क्या अंदर, अंदर आपका होगा ये जो सेल होगा, इसके अंदर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, और अमाइलोप्लास्ट यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो प्रेशर क्या हो गया, अनइक्वल। तो यहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ने से ये सेल नीचे की तरफ झुक जाएगा, नीचे की तरफ झुकने से पिन प्रोटीन की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी मेजॉरिटी में, एज कंपेयर टू दिस साइड। और जब पिन प्रोटीन की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो ऑक्सिन, ऑक्सिन आपका यहां से निकलेगा ज्यादा क्वांटिटी में। तो देखो मैंने यहां बड़ी एरो बनाई है, ऑक्सिन ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है। ज्यादा क्वांटिटी में निकलने से रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, कहीं किसी को ना समझ में आ रहा तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा ना फिर वहां से, इसलिए पूछ रहा था मैं, ठीक है। हाँ रंजीत साहब देखिए, पूछा था ना मैंने, हाँ रंजीत साहब देखिए, आपको रंजीत साहब ये तो समझ में आ गया ना कि रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन पे, पहले आप ये बताइए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए, मैंने बताया था यहां जो सेल है कॉल्यूमेला का, इसमें आपके अमाइलोप्लास्ट है, मैंने इस रूट को कर दिया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करने से क्या हुआ, ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे जा रही है, तो जहां ग्रेविटी जाएगा वहां पे अमाइलोप्लास्ट जाएंगे, तो अमाइलोप्लास्ट भी नीचे की तरफ गिर जाएंगे, है ना। जब ये नीचे की तरफ गिरेंगे
तो ये सारे के सारे प्रेशर बिल्डअप कर देंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ नीचे प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्डअप होने से सेल भी नीचे की तरफ झुक जाएगा, नीचे की तरफ उसकी ओरिएंटेशन हो जाएगी, मुड़ जाएगा नीचे की तरफ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अमाइलोप्लास्ट। और सेल के अंदर है पिन प्रोटीन, तो जब सेल आपका नीचे की तरफ झुकेगा, मेजॉरिटी में पिन प्रोटीन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हो जाएगी, और पिन प्रोटीन से बाहर निकलता है ऑक्सिन। तो एज कंपेयर टू द अपर साइड, नीचे की तरफ ऑक्सिन ज्यादा बाहर जाएगा। जब नीचे की तरफ ऑक्सिजन ज्यादा बाहर जाएगा, तो यहां पे ऑक्सिजन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा, रूट की ग्रोथ को रोकेगा। इतना समझ में आया आपको रंजीत साहब? बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल एकदम देसी भाषा, जो मुझे भी समझ में आती है, मुझे भी देसी भाषा ही समझ में आती है, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया सबको ये। तो नीचे की क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, और ऊपर क्या होगा, ऊपर ग्रोथ होगी। ऊपर ग्रोथ होगी क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। और अगर ऊपर ग्रोथ हुई, ठीक है, अगर ऊपर ग्रोथ हुई, तो ऊपर ग्रोथ होने का क्या मतलब है, ऊपर ग्रोथ होने का मतलब है सेल में इलोंगेशन होना, सेल में डिवीजन होना, सेल में बढ़ोतरी होनी, एज कंपेयर टू द लोअर साइड, एज कंपेयर टू द लोअर साइड। और एज अ रिजल्ट ये रूट कहां बेंड कर जाएगी, नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था इलोंगेशन तो यहां हो रही है, तो ये कहां बेंड करेगी, आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन में। और ग्रेविटी की डायरेक्शन में क्या है, सॉइल है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका अपनाया नेचर ने ग्रेविटी को देखकर अपनी रूट को ग्रेविटी पर ले जाने का। हाँ जी बताइए, अब आप समझ में आया सभी को, लोगों को ये? ठीक है, दोबारा समझाऊंगा मैं इसे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है, अब आपके लिए आसान है, अब आपको समझ में आ गई है बात, तो अब सब आसान है। तो वर्टिकल कंडीशन में क्या होता है, इक्वल प्रेशर लगता है। इक्वल प्रेशर लगने से ऑक्सीजन समान मात्रा में बाहर निकलता है, और समान मात्रा में ना तो वो इनिबिट कर पाता ना वो रोक पाता, तो ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ पाता, ठीक है। तो सर तो क्या ऑक्सीजन ग्रेविटी डिपेंडेंट है? नहीं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ग्रेविटी डिपेंडेंट नहीं है, ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है। आप ये देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाता हूं मैं। देखो, ऑक्सीजन कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, और ग्रेविटी कहां आ रही है, नीचे आ रही है। तो ऑक्सीजन को कोई मतलब नहीं है ग्रेविटी का है। ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बात पे चलता है, पिन प्रोटीन्स, ऑक्सीजन इफ्लक्स। जहां पर ऑक्सीजन इफ्लक्स लगे होंगे, ऑक्सीजन वहां जाएगा, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है उसे, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करो एक कमरा है, ये रहा कमरा, इस कमरे का दरवाजा ये लगा, और जहां कमरे का दरवाजा है वहां पे ग्रेविटी है। तो अगर ये दरवाजा यहाँ खुलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली नीचे आओगे, क्लियर। बट अगर मैं इस कमरे को मोड़ दूं, कमरे का दरवाजा मैं यहां लगा दूं, और ग्रेविटी ये है, तो फिर आप यहीं से बाहर जाओगे। तो फिर आप ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट हो, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है आपको, जहां दरवाजा खुल रहा है वहां जा रहे हो। आ रहा समझ में? तो यही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दरवाजा है पिन प्रोटीन, जहां पिन प्रोटीन का दरवाजा खुलेगा वो वहां जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है ग्रेविटी है या नहीं है, वो ऊपर भी जा सकता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये बात समझा दी, ये बात समझा दी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर, ये आपकी रूट टिप है, इस डायरेक्शन में है, और आपके अमाइलोप्लास्ट जो है नीचे गिर गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेशर आ गया अनइक्वल, अनइक्वल प्रेशर। ये टर्म आपको ना याद रखनी पड़ेंगी, ये टेक्निकल टर्म्स है, एग्जाम के अंदर वो टेक्निकल टर्म्स का यूज करेगा, वो तो मैं समझाने के लिए बोलता हूँ। टेक्निकल टर्म्स को समझना, समझने के लिए मेरी भाषा का उपयोग, पढ़ने के लिए किताब का उपयोग, ठीक है। आगे इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको भी दिखा देता हूँ, वैसे मैं जूम करता हूँ इसे, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये आपकी रूट कैप है, दिस इज द रूट कैप। रूट कैप में जो कॉल्यूमेला सेल दिखाए गए हैं, ये ब्राउन कलर के कॉल्यूमेला सेल हैं, और नीचे दिखाया जूम करके कॉल्यूमेला सेल को, न्यूक्लियस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दीज आर द अमाइलोप्लास्ट ऑन द कॉल्यूमेला सेल। तो कॉल्यूमेला सेल नाम याद रखना है,
रूट कैप में कॉल्यूमेला सेल के अंदर होता है आपका परसेप्शन, जहां पे मिलते हैं अमाइलोप्लास्ट, और अमाइलोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? स्टैटोलिथ। और इस थ्योरी को क्या कहते हैं? स्टार्च स्टैटोलिथ हाइपोथेसिस। स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। एक और आपसे सवाल पूछता हूं, बताइए, अगर मैं जानना चाहता हूं कि किसी रूट के अंदर स्टैटोलिथ है या नहीं, तो मैं कौन सा टेस्ट कर सकता हूं? आपको ऑप्शन देता हूं, क्लोरीन टेस्ट, बी आयोडीन टेस्ट, सी पोटेशियम टेस्ट, डी मैग्नीशियम टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट करूं मैं पता लगाने के लिए कि रूट के अंदर आपका स्टैटोलिथ है कि नहीं, कॉल्यूमेला है कि नहीं, रूट कैप है कि नहीं? चार ऑप्शन में क्या लगता है आपको? विच टेस्ट शुड बी सुटेबल? आयोडाइन या आयोडीन? एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपने स्टार्च का टेस्ट सुना होगा पोटैटो पे जो करते हैं, ठीक है? नहीं, कोई नहीं, पॉल तो नहीं दूंगा यहाँ में, इट्स ओके, क्योंकि मैंने ठीक से लिखा नहीं ना, इसलिए पॉल नहीं दिया मैंने। कोई नहीं, वैसे आपको पता होगा, ओमी जी मैं जानता हूँ, ठीक है? आयोडीन सबको मालूम है उसके बारे में। तो आयोडीन का टेस्ट करते हैं हम पता लगाने के लिए कि रूट कैप है कि नहीं, क्योंकि रूट कैप होगी तो स्टैटोलिथ भी होगा वहां पे, है ना? इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आगे मैं, अगर इसमें नहीं हुआ तो अगली क्लास में होगा। देखो, अब ध्यान से सुनना एक और बात। एग्जाम में वो क्या कर सकता है, इन 1 2 3 4 5 इन पांचों में अलग अलग सवाल बन सकते हैं, इन पांचों फिगर में। तो पहले ध्यान से समझते हैं फिगर का मतलब। पहली फिगर पे आते हैं। पहली फिगर बताती है नॉर्मल वाइल्ड टाइप कंडीशन है, नॉर्मल। नॉर्मल वाइल्ड टाइप मतलब ये आपका रूट है और ये रूट कैप है, तो ये वर्टिकल ग्रो करेगा क्योंकि ऑक्सीजन समान मात्रा में जाएगा ऊपर, ठीक है? तो वर्टिकल ओरिएंटेड है, और इसमें ग्रोथ भी नहीं होगी इतनी ज्यादा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आ रहा है। अब आपने क्या करा, रिमूव कर दिया कैप को। कैप को रिमूव होने से ये ग्रो करने लगेगा वर्टिकली, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है। ऑक्सीजन के होने से ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है रूट की, ठीक है? दूसरा वाला केस। अगला केस, अगले केस में क्या हो रहा है? अगले केस के अंदर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने हाफ कैप हटाई है। हाफ कैप मतलब ये मैं बनाता हूं यहाँ पे इस तरह से, और ये यहां बनाता हूं आधा, और बाकी पे लगा देता हूं कैप। हाफ कैप लगाई है, और हाफ कैप लगा के उसे वर्टिकल, चलो वर्टिकल तो बाद में किया इसने, इन्हें हॉरिजॉन्टली दिखाया। तो देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कैप है, यहाँ पे आपकी कैप है, तो मतलब यहाँ पे कॉल्यूमेला सेल्स वगैरह हैं, सब है यहाँ पे, ठीक है? और इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन आपका डिफ्यूज कर रहा होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन जब यहाँ पे डिफ्यूज कर रहा होगा तो रूट की ग्रोथ को इनिबिट कर रहा होगा। लेकिन उसके दूसरी साइड आए, दूसरी साइड आपका ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी, यहाँ के सेल ग्रो कर रहे होंगे, और एज अ रिजल्ट ये आपका बेंड कर जाएगा इस तरह से, क्योंकि आपके ग्रोथ यहाँ हो रही है, ये वर्टिकल सेल्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपका ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा, जो कि इस फिगर में दिखाया। ये आया समझ में जो मैंने बताया अभी? बताइए। ये बात समझ में आ रही है कि हाफ कैप में ये ऊपर की तरफ क्यों मुड़ रहा है, ठीक है? अगला, अगला आपका ये था जो मैंने बना के दिखाया था अभी आपको, दिस वन। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रूट है ये सॉइल की तरफ अपने आप बेंड हो गई है, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन ये है। और ये वही केस है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें आपका ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है? और ये आपका सॉइल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये आपका वो वाला केस दिखाया है कैप के साथ। और अगला केस है जिसमें आपने ये जो रूट है इसे वर्टिकल रखा है, बट रूट कैप आपने हटा दी है। तो रूट कैप अगर हटा दोगे तो ग्रेविटी का परसेप्शन गया, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है, बट ये थोड़ा अभी भी ग्रो करेगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ठीक है? ठीक है जी। ओमी जी आप क्या पूछ रहे हैं, समझा नहीं मैं, इसलिए पूछा कि इनका तो कोई रिलेशनशिप नहीं, क्या पूछा समझा नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो, ये मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए ताकि आप समझ पाओ, ध्यान से देख लेना यहाँ पे। ये वर्टिकल पोजीशन है, दिस इज द वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में आपका
नीचे अगर आए तो क्या दिखता है, नीचे आपको दिखता है कॉल्यूमेला के अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो आपका स्टैटोलिथ है, जो अमाइलोप्लास्ट है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम समान रूप से बैठा हुआ है ईआर पे। और समान रूप से बैठा होने की वजह से ऑक्सीजन आपका बाहर निकल रहा है इक्वल अमाउंट में, और इक्वल अमाउंट में बाहर निकल के सेल की जो पोजीशन है, सेल की जो ग्रोथ है, वो भी लगभग सेम है, ना तो कहीं ज्यादा हो रही ना तो कहीं कम हो रही, बराबर हो रही है। और एज अ रिजल्ट ये आपका वर्टिकली ग्रो कर रहा है नीचे को, ठीक है। तो ये आपकी वर्टिकल पोजीशन है, ठीक है। पिन प्रोटीन देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द रूट कैप। बट अगला केस ये रहा। अगले केस में मैंने क्या करा, इसे हॉरिजॉन्टल रख दिया, ग्रेविटी के परपेंडिकुलर। अब क्या हुआ, इसे जूम करते हैं। यहां पे देखिए स्टैटोलिथ आपके वन साइड पे आ गए, वन साइड पे आने से प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से सेल भी आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे बेंड हुआ, सेल भी आपका झुक गया उस तरफ, ठीक है, पोजीशन उसकी वहीं हो गई। और पिन प्रोटीन भी आपके एज ए रिजल्ट उधर ही आपके डाइवर्ट कर गए। पिन प्रोटीन के डाइवर्ट करने से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है एज कंपेयर टू द अदर साइड। तो यू कैन सी यहाँ पे ऑक्सीजन आपका ज्यादा डिफ्यूज कर रहा है, ये जा रहा, ठीक है ना। तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा यानी लोअर साइड पे, वहां पे रूट की ग्रोथ को क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा, रूट ग्रोथ इनहिबिटेड। और अदर साइड पे क्या होगा, अदर साइड पे आपकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और वहां पे रूट की ग्रोथ होगी। और रूट की ग्रोथ होने का मतलब है, ये देख सकते हैं आप, सेल आपके इलोंगेट हो रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं एज कंपेयर टू द दिस साइड। और फाइनली क्या होगा इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट होगा ये, रूट आपकी पूरी बेंड कर जाएगी, ये देखिए, करी ना करी ना बेंड। और ये कहां जा रही है, सॉइल पे। तो फाइनली ये सॉइल पे जाके ही मिलेगी ताकि ये ग्रो कर पाए, सॉइल के न्यूट्रिएंट वगैरह को ले पाए। करेक्ट है, कोई दिक्कत किसी को, ओमी जी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो एक बार मैं पिन प्रोटीन के बारे में बात करता हूँ, यार इतना वेपर क्यों आ रहा है मेरे चश्मे में, एक सेकेंड, ओके। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सिन इफ्लक्स की। मैंने बात करी थी आपसे पिन प्रोटीन्स के बारे में, तो पिन प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं मैं, ठीक है, पिन प्रोटीन्स के बारे में। तो ऑक्सिन इफ्लक्स क्या होता है, देखिए ऑक्सिन इफ्लक्स का मतलब होता है कि ये सेल है, सेल में अंदर ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन सेल से बाहर आ रहा है, इसे कहते हैं इफ्लक्स। और अगर सेल के अंदर जा रहा है, इसे कहते हैं इनफ्लक्स। तो इफ्लक्स करने के लिए कुछ खास तरह के प्रोटीन लगे रहते हैं मेम्ब्रेन पे, जिन्हें कहा जाता है ऑक्सिन इफ्लक्स या कैरियर्स, ठीक है। और ये जो ऑक्सिन इफ्लक्स प्रोटीन है, ये आपके दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है पिन प्रोटीन, दूसरे को बोला जाता है पीजीपी। पीजीपी मतलब पी ग्लाइकोप्रोटीन, और पिन प्रोटीन का मतलब है पिन फॉर्मेशन, क्योंकि ये पिन जैसी आपकी अपीयरेंस करता है प्लांट में। हुआ क्या था, जब रिसर्च चल रही थी इस पर प्लांट में, तो रिसर्चर ने एक जीन को डिलीट कर दिया प्लांट में, जिसका नाम था पिन 1। पिन 1 नाम का जीन डिलीट किया, तो जब पिन 1 नाम का जीन डिलीट करा रिसर्चर ने, तो उसका रिजल्ट ये हुआ, जो प्लांट था उसका जो फिनोटाइप था वो बिल्कुल पिन के शेप के जैसा हो गया, ये देखिए। और इसी के आधार पे इसका नाम रख दिया पिन प्रोटीन्स, क्योंकि पिन जैसी शेप आती है इनमें म्यूटेशन करने से। और अदरवाइज नॉर्मल प्लांट ये था आपका, जो यहाँ पे बना रखा मैंने, ओके। तो पिन प्रोटीन का नाम लिया है तो उसके बारे में बात करते हैं, 1 सेकेंड, पोजीशन बदलते हैं थोड़ा सा। देखिए पिन प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं, क्या ये आपके मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, ये आपके होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, याद रखना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। और अभी मैंने बताया कि इनका जो पिन नाम रखा गया है, वो रखा गया है इनकी पिन जैसी शेप का आना प्लांट में, ड्यू टू द म्यूटेशन इन द पिन 1 जीन। और ये जो पिन प्रोटीन है, ये एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एसिमेट्रिकली का मतलब है, ये आपका सेल है, ये आपके पिन प्रोटीन है, तो सेल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं ये, दूसरी डायरेक्शन में नहीं मिलते, इसे कहते हैं एसिमेट्रिकली, ठीक है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका।
ऑल्सो कॉल्ड एज द पोलर डिस्ट्रीब्यूशन, इसे पोलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये मिलते हैं बेसल साइड पे। सेल की अलग अलग साइड होती हैं, एपिकल साइड, बेसल साइड, लेटरल साइड, ठीक है। तो ये ज्यादातर बेसल साइड पे मिलते हैं जब आपका ऑक्सिन टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। पिन प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर, वो कहाँ पे लगे हुए हैं प्लांट में। तो अब तक कई पिन प्रोटीन आइसोलेट हो गए हैं, कैरेक्टराइज हो गए हैं, जिनमें नाम है कुछ का पिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8 तक के बारे में पता लग गया है। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द फिगर ऑफ द पिन प्रोटीन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। और ये जो है दिखा रहा है कि एक पिन प्रोटीन में लगभग 10 से 12 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस होते हैं। तो कम से कम 10 से 12 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं इनमें, और इनके बीच में एक लॉन्ग लूप होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक लूप होता है, और ये लूप में भी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए मदद करता है। यू कैन सी, मैंने सेल की जो पोजीशन आपको बताई थी, ये आपका एपिकल एंड है, ये आपका बेसल एंड है। बेसल एंड पे लगे हैं पिन प्रोटीन। तो मैंने शुरू में ही बताया था, जहां पे दरवाजा लगा है ऑक्सीजन के बाहर जाने का, वो वहीं से बाहर निकलेगा। तो दरवाजा लगा हुआ है आपका बॉटम साइड पे, तो ऑक्सीजन हमेशा यहीं से बाहर निकलेगा, एंड हेंस उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में वो बहेगा, ठीक है। जहां पिन प्रोटीन होंगे वहां जाएगा। ये एक फिगर है जो टेज और जीजर में था, काफी इंपॉर्टेंट है। इस फिगर के अंदर बताया गया है कि अगर आपसे मैं ये बोलूं कि प्लांट के अंदर मुझे बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पिन प्रोटीन, तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप रिपोर्टर ऐसे कर सकते हैं, जीन, ठीक है, रिपोर्टर जीन का यूज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ये रिपोर्टर जीन क्या होता है? रिपोर्टर जीन एक तरह का आपका जीन होता है जो एक्सप्रेस करता है एक प्रोटीन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रिपोर्टर जीन है, और जब ये एक्सप्रेस करेगा किसी प्रोटीन को, इस प्रोटीन को मैं डिटेक्ट कर लूंगा अलग अलग तरीकों से, फॉर एग्जांपल फ्लोरेसेंस से, रेडियो एक्टिविटी से, एंड सो ऑन। तो सेल के अंदर जहां पे मुझे फ्लोरेसेंस नजर आएगी, जहां पे मुझे रेडियो एक्टिविटी नजर आएगी, वहां पर ये प्रोटीन होगा, और मुझे पता चल जाएगा सेल में लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, गोल्जी एपरेटस में है, लाइसोसोम्स में है, वेसिकल्स में है, एंडोसोम्स में है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, एंड सो ऑन। तो मुझे पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे पिन प्रोटीन्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ ये पता लगाने के लिए कि पिन प्रोटीन कहाँ पर है। मैं क्या कर सकता हूँ, रिपोर्टर जीन एक डीएनए है, इट इज ए सिंपल डीएनए, इसके डीएनए को मैं जोड़ सकता हूँ विद द डीएनए ऑफ पिन प्रोटीन, पिन प्रोटीन के साथ फ्यूज कर दूंगा और दोनों को एक प्रमोटर से बाइंड करा दूंगा ताकि जब ये एक्सप्रेस करे तो एक साथ करे। तो एज अ रिजल्ट आपका क्या होगा, पिन प्रोटीन बनेगा, साथ साथ रिपोर्टर जीन भी बनेगा, और जहां पिन प्रोटीन जाएगा साथ साथ रिपोर्टर जीन भी जाएगा। और हमें एक बात पता है, इन द केस ऑफ ऑक्सिन पिन प्रोटीन लगे रहते हैं बेसल साइड पे। तो अगर मैं रिपोर्टर जीन लगा दूंगा तो मुझे बेसल साइड में नजर आएगी क्या, फ्लोरिसेंस या रेडियो एक्टिविटी, और मैं डिटेक्ट कर लूंगा। आ रहा है समझ में? तो देखिए यहाँ पे ये सेल्स हैं, इन सेल्स में ये पूरा सेल बना दिया मैंने यहाँ, और इस सेल में यहाँ बेसल साइड पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। तो ये ग्रीन कलर एक प्रोटीन का है जिसका नाम है जीएफपी, ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन। तो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन आपका बता रहा है कि बेसल साइड पे पिन प्रोटीन एक्यूमुलेटेड है। तो हेंस इससे पता चलता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ऑक्सीजन का, और पिन प्रोटीन के द्वारा होता है। मैंने बताया पिन प्रोटीन कई तरह के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में ये जानना है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो वो आपके हैं पिन 1, पिन 2 और पिन 3। जो पिन 1 प्रोटीन है वो आपका एपेक्स से बॉटम पे लेकर आता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऊपर से नीचे लाएगा। जो पिन 2 प्रोटीन है वो आपका नीचे से ऊपर लेके जाएगा, और जो आपका पिन 3 प्रोटीन है वो आपका होगा मिडल में, कॉल्यूमेला साइड में, और वो हर डायरेक्शन में लेके जा सकता है, ठीक है।
जिसका हमने केस देखा था इन द केस ऑफ ग्रेविटी परसेप्शन। यू कैन सी पिन 1 ऊपर से नीचे, पिन 2 नीचे से ऊपर, और पिन 3 ऑलमोस्ट एनी डायरेक्शन। तो जहां पे ये आपका ओरिएंटेट कर जाएगा वहां पे ज्यादा ट्रेवल करवाएगा ऑक्सीजन को। देखिए पिन प्रोटीन आपके ऑलवेज बेसल होते हैं, लेकिन वो हम बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स दैट इज द एपेक्स टू द बॉटम। जनरली जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन आपका एपेक्स पे बनता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे, और नीचे की तरफ आता है। तो वो सबसे पहले यही काम करता है। तो उसका मेजर जो ट्रांसपोर्ट है वो यही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और टॉप टू बॉटम आने के लिए सेल में पिन प्रोटीन मिलेंगे आपको कहाँ, बेसल साइड पे। और मेजोरिटी में हर जगह यही मिलते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में ऑक्सीजन आपका पहले नीचे ही आता है, बाद में ऊपर जाता है वो। तो इसलिए कहते हैं हम कि बेसल साइड पे मिलते हैं। अदरवाइज जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के लिए हो सकता है वो सेल आपका अपोजिट मान ले, उसे बेसल साइड मान ले। जरूरी थोड़ी है। देखो अगर ये सेल है, इसकी ये बेसल साइड है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो तब भी बेसल साइड ये रहेगी, ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी बात करते हैं। ओके, तो हमने पिन प्रोटीन बताया आपको। ये देखिए, ये एक फिगर है जो आपका डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टर जीन से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के द्वारा कि पिन प्रोटीन कहाँ पे मिलते हैं। ग्रीन कलर को देखिए, यह है पिन 1 का, और ये मिडल में दिखता है आपको, ऊपर से नीचे ला रहा है जो। रेड कलर देखिए, यह है पिन 2 प्रोटीन का, ये लेके जाता है नीचे से ऊपर। और ब्लू कलर देखिए पिन 3 का, ये आपका कॉल्यूमेला के साइड में मिलता है जहां पे रूट कैप है। तो एग्जाम में आ सकता है सवाल कि पिन प्रोटीन में से कौन सा पिन प्रोटीन है जो आपका कॉल्यूमेला में मिलेगा, रूट कैप में। वो है पिन 3। ठीक है, ये है आपका पिन 3। तो ये भी आपको याद रखनी पड़ सकती है बात। ऑलराइट, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। सर कॉल्यूमेला सेल में ऑक्सीजन बनता है? नहीं, कॉल्यूमेला सेल में ऑक्सीजन नहीं बनता। कॉल्यूमेला सेल में तो वो आता है, वो बनता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम पे, और फिर वो डिफ्यूज करता हुआ नीचे आता है। ठीक है रंजीत, तो कॉल्यूमेला में नहीं बनता वो, और वही रिवर्स होता है। हाँ, जो शूट से आया था वही रिवर्स होता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ठीक है, वही रिवर्स होके ऊपर जाता है। आई होप समझ में आया होगा सभी लोगों को। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो अनअकैडमी ऐप पे मैसेज करके बता सकते हैं, आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट।